नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीजी टीचर्स एकेडमी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चाहें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सीजी टेट, सी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण अध्ययन की PYQ सीरीज़ का पहला वीडियो। इस वीडियो में हम EVS से अभी तक पूछे गए PYQs का सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। चलिए, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और अपने आंसर को नोट्स करते जाइए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है? ऑप्शन है 1 एवं 2, 6 एवं 7, 3 एवं 4, 5 एवं 6। साथियों, चलिए इसका आंसर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 एवं 7। साथियों, हम ध्रुव तारों को बृहद सप्तऋषि तारामंडल के माध्यम से पहचानते हैं। बृहद सप्तऋषि तारामंडल में 7 तारे होते हैं, जिसमें से छठवां और सातवें नंबर का जो तारे होते हैं, ये छठवां तारा और यह सातवां तारा। ये जो तारे जो होते हैं, इसको हम पॉइंटर तारे कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटर स्टार्स। इस छठवें और सातवें नंबर के तारे को हम आपस में मिलाकर एक सीधी लाइन बनाते हैं। ये हमें फिर ध्रुव तारे की पहचान कराता है। ध्रुव तारे को पॉइंटर स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी स्थान से आप देखें तो इसका दिशा हमें परिवर्तित नहीं दिखाई देता है, परिवर्तित होते हुए नहीं दिखाई देता है, हमेशा स्थिर दिखाई देता है। और ध्रुव तारे के हमेशा स्थिर दिखाई देने का कारण क्या है कि ध्रुव तारा जो है पृथ्वी की अक्ष के एकदम अक्ष पे स्थित है, जिसके कारण हम पृथ्वी के किसी भी केंद्र से देखते हैं तो ध्रुव तारा हमें हमेशा स्थिर दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 20%, 30%, 10%, 5%। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10%। एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में जब ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो 10% होती है। इसे हम लिंडमैन का 10% नियम के नाम से भी जानते हैं। एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में 10% ऊर्जा ही पहुंचता है, बाकी जो 90% ऊर्जा होता है वो जैविक क्रिया या ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन EVS की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है बच्चों को स्वयं को समझने एवं उनकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है का अनुकरण करना, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्डों की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना। कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन का उद्देश्य सिर्फ बच्चे को निष्क्रिय विद्यार्थी बनाना नहीं है, बल्कि उसे एक सक्रिय अधिगमकर्ता बनाना है, ताकि बच्चे जो भी प्रयोग कराया जा रहा है उसके बारे में, उसके मन में जो भी सवाल आ रहा है उसको पूछे, उस प्रयोग से संबंधित कारणों को जानने की कोशिश करे। इसलिए प्रयोग और प्रदर्शन जो है कक्षा में कराए जाते हैं, ताकि बच्चा सक्रिय रूप से चीज़ों को समझे, उसके बारे में सवाल पूछे, कारणों को जाने, निष्कर्ष निकाले और विश्लेषण करे। साथियों, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ आपके जो भी फ्रेंड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन है अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ये सभी जो ऑप्शन है ये पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। अपने आसपास को स्वच्छ रखना जो है ये व्यक्तिगत उद्देश्य है या व्यक्तिगत कार्य है, जिसके माध्यम से बच्चा अपने आसपास को स्वच्छ रखना सीखता है, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना सीखता है। वही तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना जो है तालाब की परितंत्र को स्वच्छ रखने में मदद करेगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाना जो है वो वायु प्रदूषण को कम करता है। इसलिए ये सभी बिंदु सही हैं। पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन EVS के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। चिड़ियाघर भ्रमण की जो गतिविधि है वह एक क्षेत्र भ्रमण की गतिविधि है। यह बच्चों को जानवरों के प्राकृतिक आवास का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है।
जिसको वे केवल पुस्तक के माध्यम से नहीं सीख सकते, क्योंकि पुस्तक जो है प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध नहीं कराता है। जानवरों के आवास का, प्राकृतिक आवास का प्रत्यक्ष अनुभव जो है बच्चे चिड़ियाघर में क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए यह चिड़ियाघर भ्रमण बच्चों को सक्रिय अधिगम का अनुभव उपलब्ध कराता है। प्रश्न 126 है, सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम तीनों सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं। इसमें बच्चे, महिला और निम्न आय वर्ग के लोगों का शोषण होता है और एक सामाजिक विकास पर बाधा डालता है। ये तीनों गतिविधियां जो हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम, इसलिए ये तीनों के तीनों क्या हैं, सामाजिक बुराइयां हैं। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न 127 है, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि पानी का रंग साफ करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। साथियों, फिटकरी जो है वो एक स्कंदन कारक है। साथियों, फिटकरी जो है वो एक स्कंदन कारक है। जब हम गंदे पानी से भरे बाल्टी में फिटकरी को घुमाते हैं तो ये क्या करता है, पानी में जो छोटे छोटे गंदगी होते हैं या कण होते हैं उसको एक साथ जमा कर देता है, जिसके कारण ये कण भारी हो जाते हैं और भारी होने के कारण तल में जाके बैठ जाते हैं। और इस तल में बैठ और भारी कणों का तल में बैठने की क्रिया को हम अवसादन कहते हैं। और इस अवसादन की क्रिया के कारण हमारा जो पानी है वो साफ हो जाता है। ऑप्शन डी बोल रहा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो साथियों, हम पानी में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन एक कीटाणुनाशक है जो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो कीटाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। और फिटकरी जो है वो एक स्कंदन कारक है जो भारी कणों को एकत्रित करके तली में बैठा देता है, जिसको हम अवसादन की क्रिया कहते हैं। और क्लोरीन डालने से पानी कीटाणु रहित हो जाता है। साथियों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी शिक्षक भर्ती की तैयारी से संबंधित वीडियो डाला जाए तो आपको तुरंत मिल जाए। प्रश्न 128 है, धूम्रपान से होता है हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, ब्रोंकाइटिस, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जब कोई इंसान धूम्रपान करता है तो उसके शरीर में जाता है निकोटीन, और निकोटीन जो है हृदय की गति को बढ़ा देता है। साथ ही साथ निकोटीन जो है जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं उनको सकरा कर देती है। इस प्रकार से रक्तवाहिनियों को सकरा कर देती है, जिसके कारण रक्तचाप में वृद्धि होती है। क्या होती है? रक्तचाप में वृद्धि होती है। वही धूम्रपान जो है फेफड़ों में सूजन उत्पन्न करता है, जिससे ब्रोंकाइटिस होता है। इस प्रकार से धूम्रपान से हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि होती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है और ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ती है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 129 है, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्योंकि ऑप्शन है लवण युक्त जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है, लवण युक्त जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है, सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल से अधिक होता है, नींबू का घनत्व लवण युक्त जल में कम हो जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लवण युक्त जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। साथियों, किसी वस्तु के तैरने का कारण उसका और तरल के घनत्व में अंतर है, यानी कि कोई वस्तु अपना और तरल का जो घनत्व है उसके अंतर के कारण तैरता है। जब हम पानी में नमक मिला देते हैं तो पानी का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। वही नींबू का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जब हम उसे सामान्य पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है। नमक घोलने के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है और नींबू का घनत्व जो है उस नमक वाले पानी के घनत्व से कम हो जाता है। इसलिए जब हम नींबू को नमक घुले पानी में डालते हैं तो नींबू तैरने लगता है। प्रश्न 130 यानी कि 10वां प्रश्न है, यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा? बिंदु इस प्रकार से हैं। ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इन 4 बिंदुओं के आधार पर आपको 4 ऑप्शन में से सही उत्तर पहचानना है
ऑप्शन सी इस प्रकार से है, ए एवं बी, ए एवं सी, बी एवं डी, सी एवं डी। चलिए साथियों, इसका उत्तर आप लोग गेस कीजिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सी एवं डी, यानी कि हमारा बिंदु सी और बिंदु डी सही है। दोनों बिंदु जो है सही है, वही हमारा बिंदु ए और बिंदु बी गलत है। बिंदु सी कह रहा है एक झुंड में हथनियां और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, वही बिंदु डी बोल रहा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो साथियों, हाथियों का जो झुंड होता है वो मातृसत्तात्मक होता है। हाथियों का झुंड कैसा होता है? मातृसत्तात्मक होता है, यानी कि उसमें महिला जो है वो मुखिया होती है। इसलिए हाथियों के झुंड में जो बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है। और हाथियों के जो झुंड होता है उसमें मुख्य रूप से हथनियां और बच्चे होते हैं। और ये जो बच्चों की या उनके झुंड की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं होती है, या उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। उस झुंड में कितने भी बच्चे और महिला यानी कि हथनियां और बच्चे हो सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, बिंदु सी एवं डी सही है। प्रश्न 131 यानी कि 11वां प्रश्न है, बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। ऑप्शन है, वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, पक्षियों की आंखें छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है। साथियों, पक्षियों की जो आंख की पुतली होती है वो स्थिर होती है, इसलिए उनको अपने आसपास को देखने के लिए अपने सिर को इधर उधर हिलाना पड़ता है। इसी कारण पक्षियाँ अपने गर्दन को बहुत अधिक हिलाती रहती हैं। प्रश्न 132 है, यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी? ऑप्शन है, नक्शे के सबसे ऊपरी भाग में, नक्शे के सबसे आधारीय भाग में यानी कि नीचे में, आपके दाहिने हाथ की ओर, आपके बाएं हाथ की ओर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपके दाहिने हाथ की ओर। साथियों, आप सभी को पता होगा कि किसी भी मानक नक्शे में उत्तर दिशा जो है वो हमेशा ऊपर की ओर होता है, और हम जब उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारे जो दायां हाथ होता है उधर पूर्व होता है, और वही हमारा पीछा जो होता है वो दक्षिण होता है, और हमारा जो बायां हाथ होता है, बायां हाथ की तरफ जो होता है वो पश्चिम दिशा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन सी, हमारे दाहिने हाथ की ओर, ये सही है, क्योंकि जब भी हम नक्शा की ओर मुंह करके खड़े होते हैं या देखते हैं तो हमारा दायां हाथ जो है उधर पूर्व होता है। प्रश्न 13 है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। ऑप्शन है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। साथियों, पर्यावरण में करके देखो एवं पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है बच्चों को सिर्फ रटाने के अलावा प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। क्या? प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना जो है वो करके देखो एवं पता लगाओ खंड का उद्देश्य है, ताकि बच्चे सिर्फ रटने पर ध्यान ना दें और करके सीखें। साथियों, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ आपकी तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्रश्न 134 यानी कि 14 प्रश्न है, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ऑप्शन है, सूर्य, हरे पौधे, महासागर, वन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी में जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं सभी का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। सूर्य से ऊर्जा हमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है, और इसी प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग हरे पौधे जो हैं वो भोजन निर्माण की क्रिया में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो भोजन निर्माण करते हैं, फिर उन्हें जो प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, फिर इस प्रकार से ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ती जाती है। और जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचता है तो केवल और केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचता है, और बाकी जो 90% ऊर्जा है वो ऊष्मा या शारीरिक गतिविधियों में नष्ट हो जाता है। और इस 10% नियम को हम लिनमैन का 10% नियम के नाम से जानते हैं। प्रश्न 35 है, आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल, ऑप्शन है, विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापन करते हैं, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक दूसरे से टक्कर करते हैं। साथियों, आकाश में तड़ित की घटना जो है वो दो बादलों के आपस में टकराने के कारण होती है। इस प्रकार से मान लो दो बादल है, बादल के ऊपरी परत में होता है धन आवेश, वही बादल के निचले तल में होता है ऋण आवेश। जब ये बादल आपस में टकराती हैं तो इनकी विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इस प्रकार से ये दोनों
बादल के जो विपरीत आवेश हैं एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में विद्युत उत्पन्न होता है और इसी विद्युत को हम तड़ित के नाम से जानते हैं। और बादल के आपस में टकराने के कारण वहाँ पर जो हवा होती है वो गर्मी के कारण फैल जाती है और फिर ठंडा होकर सिकुड़ भी जाती है और हवा के इस फैलने और सिकुड़ने के कारण तेज आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे हम गरज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से बादल जब आपस में टकराती हैं तो तड़ित यानी कि विद्युत प्रकाश उत्पन्न होता है और तेज आवाज़ उत्पन्न होता है, जिसे हम गरज के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 136, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किस में मदद मिलती है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में, शिक्षार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में, अध्याय को मज़ेदार एवं रोचक बनाने में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। कविता एवं कहानियाँ जो है बच्चों में कल्पनाशीलता को बढ़ाती है और ये जो कल्पनाशीलता है बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों, संस्कृतियों, पर्यावरणीय घटनाओं को सोचने समझने का अवसर उपलब्ध कराती है, जिसके कारण वे अपने परिवेश और विश्व के प्राकृतिक घटनाओं को समझ सकते हैं। प्रश्न 137 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। सही उत्तर है ऑप्शन डी। साथियों, ऑप्शन डी को सीजी व्यापम द्वारा सही उत्तर के रूप में लिया गया है। वही विभिन्न अलग अलग जो माध्यम हैं जो परीक्षा कराते हैं वो ऑप्शन बी को भी सही उत्तर के रूप में लिए हैं। तो व्यापम ऑप्शन डी को सही उत्तर लिया है, इसलिए हम ऑप्शन डी को सही उत्तर मान के चलते हैं। प्रश्न 138 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, जियो के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जियो के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। साथियों, इस क्रिया में बच्चे खुद करके सीखेंगे। वे जियो के प्ले कार्ड के माध्यम से पहले अलग अलग जीवों को पहचानेंगे, फिर वो देखेंगे कि कौन सा जीव किसको खाता है, उसके आधार पर एक श्रृंखला बनाएंगे। इस प्रकार से वो उनका सोचना, समझना और करना अनेक प्रकार की गतिविधियां जो है इस क्रियाकलाप से होंगी। तो ये ऑप्शन जो है खाद्य श्रृंखला का उनके अंदर स्पष्ट अवधारणा स्थापित करेगा, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 139 देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूनता रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक हैं, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि हैं, जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं जिनके कारण भार में कमी आती है, जो कि पेशियां बनाकर हमें ताकतवर बनाए रखता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो न्यूनता रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है। साथियों, विटामिन जो है ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है। विटामिन जो है हमारे शरीर की वृद्धि और उपापचय क्रियाओं यानी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और इसकी कमी से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिनको हम न्यूनता रोग कहते हैं। प्रश्न 140 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है वन का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वन का पारिस्थितिक तंत्र। साथियों, वन का पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं और इन पेड़ पौधे में अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, जो मिलकर एक विस्तृत खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। और इस खाद्य श्रृंखला का जो स्तर है बहुत विभिन्न प्रकार से अनेक स्तरों में बटा होता है। इस कारण से इसका सही उत्तर है वन का पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन ए। वही आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ऑप्शन डी, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र में भी। तो घास के मैदान में
जंतुओं की जो संख्या होती है कम होती है। इस कारण से वहाँ पर खाद्य श्रृंखला का संख्या कम होता है। प्रश्न 141 है, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता? ध्यान दीजिए, नहीं आता करके पूछा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, बच्चों का राशन की दुकान में काम करना, बच्चों का होटल में काम करना, बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। ये जो है बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये बाल श्रम के उदाहरण हैं। बाल श्रम का अर्थ है बच्चों को उसकी उम्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक विकास को ताक में रख के उनको हानिकारक कार्यों पर लगा देना। ये कहलाता है बाल श्रम, जहाँ पर बच्चों के उम्र, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उनको जानवरों की तरह काम कराया जाता है और ये उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जबकि बच्चा अपने कृषि खेतों में कार्य करने जाता है तो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, और जब वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है तो वहाँ पर बच्चा जो है कार्य में हाथ बटाना भी सीखता है और उसमें सामाजिकता का भी डेवलप होता है, सामाजिकता का भी विकास होता है। प्रश्न 142 है, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं? बिंदु इस प्रकार से हैं। ए खनन, बी बांध का निर्माण, सी पत्तियों एवं शाकों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, बांस की टोकरी बुनना। बिंदु ई है गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हमें सही उत्तर पहचानना है। दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, केवल ए एवं बी, ए बी एवं सी, ए बी सी डी एवं ई। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए बी एवं सी। यानी कि हमारा बिंदु ए खनन, बिंदु बी बांध का निर्माण, बिंदु सी पत्तियों एवं शाकों का संग्रहण करना, ये तीनों जो है वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। खनन के लिए वनों को काटा जाता है, जैसे कि अभी आप देखें हैं कि छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटा गया है। वही अभी तमनार तरफ भी जंगलों को काटने का बहुत अभियान चल रहा था। तो ये खनन के लिए जंगलों को काटा जाता है। वही बांधों के निर्माण के लिए भी जंगलों को काटा जाता है, जिससे वनों का विनाश होता है। वही पत्तियों एवं शाकों का संग्रहण बाजार में बेचने के लिए जब किया जाता है तो ये बाजार में बेचने का हमारा उद्देश्य है लाभ कमाना, और हम क्या करते हैं अपने लाभ के लिए पत्तियों एवं शाकों का जो भी जंगली प्रोडक्ट्स हैं उनका अधिक मात्रा में अनाप शनाप तरीके से दोहन के साथ क्या करते हैं उनका उपयोग करते हैं, उसको तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं, ताकि हम जितने भी संसाधन एक साथ तोड़ लें और उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लें। इस उद्देश्य से हम कोई सभी क्रियाकलाप करते हैं और ये क्रिया जो है जंगल के विनाश को बढ़ाता है। इस कारण से बिंदु ए बी सी तीनों सही हैं। प्रश्न 143 है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के ताप पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी ऑप्शन है खनिज रहित है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, मछली के तैरने योग्य नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन रहित है। जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें से जो ऑक्सीजन है उड़ जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है, भले ही वो पानी फिर ठंडा ही क्यों न रहे। अब जब इस पानी में हम मछली को डालते हैं तो मछली जो है श्वसन करता है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से। अब इस उबले हुए पानी से ऑक्सीजन उड़ गया है तो उसको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। इस कारण से मछली जो है उस उबले हुए पानी में जो ठंडा है डालने पर मर जाता है। प्रश्न 144 है, एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं। ऑप्शन है अपने आसपास पानी को जमा होने ना दें, पानी के बर्तनों, कूलरों की टंकियों को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। साथियों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। ये प्रश्न का ये जो 4 ऑप्शन हम जो ऑप्शंस बोल रहे हैं ये है इसका बिंदु, और इन 4 बिंदुओं के आधार पर हमें इधर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर पहचानना है। तो चलिए फिर से एक बार इन ऑप्शंस को देखते हैं। एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं। बिंदु है अपने आसपास पानी को जमा होने न दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। अब यह है बिंदु। अब प्रश्न क्या बोल रहा है चलो उसको देखते हैं। निम्न में से किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है? ऑप्शन है डेंगू एवं आई फ्लू, टाइफाइड एवं हैजा, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक एवं मलेरिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर। साथियों यहाँ पर जो 4 बिंदु दिए गए हैं इन चारों बिंदु में ठहरे हुए पानी की बात किया जा रहा है, और ठहरे हुए पानी में जो है मच्छर पनपता है,
और मच्छर जो है डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर फैलाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर। प्रश्न 145 है, विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है अमरूद, गाजर, नींबू, सेब। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी गाजर। गाजर जो है बीटा कैरोटीन का एक अच्छा सोर्स है और हमारा शरीर इस बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गाजर। बाकी जो 3 ऑप्शन है अमरूद, नींबू और सेब, ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। प्रश्न 146 है, अफीम, मार्फिन, हेरोइन, मेथोडिन आदि किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है संदमक एवं ट्रैक्विलाइजर, ओपिएट नार्कोटिक्स, उद्दीपक, हेलोसिनोजेंस। सही उत्तर है ऑप्शन बी ओपिएट नार्कोटिक्स। साथियों, अफीम, मार्फिन, हीरोइन, मेथोडिन ये सभी ओपियम पोस्ता से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, यानी कि अफीम से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, इसलिए इनको ओपिएट नार्कोटिक्स कहते हैं। इन सभी का दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करता है और हमारे शरीर को दर्द से राहत देता है, वही नींद भी दिलाता है। लेकिन वर्तमान समय में इनका गलत तरीके से नशे के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 147 है, वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, मलेरिया, मच्छर, रक्त। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। अब ये एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं देखते हैं। मच्छर जो है मलेरिया फैलाता है। मलेरिया खून से संबंधित बीमारी है जिसमें एनीमिया हो जाता है, और जब एनीमिया होता है तो हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, यानी कि आयरन की कमी हो जाती है। इस कारण से ये चारों ऑप्शन एक दूसरे से संबंधित है। प्रश्न 148 है, एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? ऑप्शन है अमोनियाकल उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, पोटैशिक उर्वरक, कंपोस्ट उर्वरक। सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रेट उर्वरक, यानी कि ऐसे उर्वरक जो नाइट्रोजन से बनते हैं, जैसे कि यूरिया। यूरिया जो है यह नाइट्रेट उर्वरक पानी में आसानी से घुल जाते हैं, और ये जब मिट्टी से रिस कर हमारे जो भूजल स्तर है वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उस पानी को क्या कर देते हैं प्रदूषित, और इस पानी को अगर हम पीते हैं तो ये हमारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है। इसलिए भूजल प्रदूषण को समझाने के लिए शिक्षक जो है नाइट्रेट उर्वरक का उदाहरण देगा या नाम बताएगा। प्रश्न 149 यानी कि 29वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है, समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना। सही उत्तर है ऑप्शन डी समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना। ये जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य है अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, और यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है। इन सभी बातों का समझ डेवलप करना यह है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य। साथियों, 150 यानी कि 30वां प्रश्न है, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, अंतरिक्ष में बाएं से दाईं ओर गति, आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति। सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है, जिसके कारण हमें उसकी आकार जो है प्रतिदिन बदलता हुआ दिखाई देता है। इस परिक्रमा के दौरान हमें पृथ्वी से चंद्रमा की सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित अलग अलग भाग दिखाई देता है, जिन्हें हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। साथियों, इस प्रकार से हमारा आज का क्वेश्चन होता है समाप्त। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वही आपके कुछ सुझाव हों तो भी कमेंट कीजिए। साथियों, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि अगले बार जब भी क्वेश्चन लाऊं तो आपके लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वही अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो देखने के लिए और शिक्षक भर्ती से संबंधित जरूरी सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। चलिए साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।